13वीं सदी, जब दुनिया की तारीख खून से लिखी जा रही थी। एक तरफ सलीबियों के आहनी लश्कर थे, दूसरी तरफ नाइट टेम्पलर्स और तीसरी तरफ वो मंगोल तूफान जिसने चीन से लेकर रूस तक हर चीज रोंद डाली थी। मगर इस खून आलूद दुनिया के बीच में एक ऐसा शिकारी उभरा जिसके नाम से हलाको खान, फ्रांसीसी बादशाह और नाइट टेम्पलर्स भी खौफ खाया करते थे। वो आंधी की तरह आता था, तूफान की तरह हमला करता था और पीछे लाशों के ढेर पर सिर्फ एक नाम छोड़ जाता था, बीबर्स। साल था 1258, जब हशाशीन की मसनूई जन्नत और उनके मजबूत किलों को बर्बाद करने के बाद मंगोल खाकान हलाको खान बगदाद की तरफ बढ़ रहा था। एक शब मंगोल फौज पड़ाव डाले बेखबर सो रही थी। आग जल रही थी, घोड़े बंधे हुए थे, पहरे मौजूद थे और फिर जैसे पड़ाव में कयामत उतर आई। पहले एक चीख सुनाई दी, फिर दूसरी, फिर एक खेमे में आग लगी, फिर दूसरे में, और अचानक चारों तरफ घोड़ों की टापें, तलवारों की झिनकार, चीखें और भागते हुए सिपाहियों का शोर फैल गया। मंगोल सिपाही नींद से उठे ही थे कि मौत उनके सीनों पर सवार हो चुकी थी। हमलावर नजर आते थे, फिर गायब हो जाते थे। एक तरफ से वार होता, फिर दूसरी तरफ से, और जब तक मंगोल समझते कि हमला कहां से हो रहा है, तब तक हमला और अंधेरे में डूब चुके थे। खैमों के बीच लाशें पड़ी थीं, खून मिट्टी में जज्ब हो चुका था। सबसे आखिर में एक लाश दरख्त के साथ लटकी हुई थी और उसके सीने पर खंजर की नोक से सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था, बीबर्स। और यही वो नाम था जो जल्द ही मंगोलों, सलीबियों और नाइट टेम्पलर्स के लिए भयानक ख्वाब बनने वाला था। लेकिन ये बीबर्स था कौन? किस जगह का हुक्मरान था? दोस्त उसे खूनखार शेर और दुश्मन उसे सफ्फाक चीते से तशबीह क्यों देते थे? चलिए जानते हैं। 1223 में दश्ते कपचाक यानी मौजूदा यूक्रेन के तर्क इलाकों की खुली जमीनों से उठने वाला ये लड़का, जिसने बचपन में ही दुनिया का असल चेहरा देख लिया था। मंगोलों ने उसके आबाई इलाके पर हमला किया, आबादी को बर्बाद कर दिया गया और बीबरस को गुलाम बना लिया गया। इसके बचपन के दो ही दोस्त थे, अमीर बदरुद्दीन शमसी और अमीर अशकर। ये दोनों उसके साथ ही गिरफ्तार हुए थे और बाद में हमेशा उसके साथ साथ रहे। शहर दर शहर सफर करता हुआ आखिरकार वो मिस्र पहुंचा। मगर मिस्र में भी वो बाकी गुलामों जैसा नहीं था। वो लंबा, ताकतवर, तेज, गैर मामूली तौर पर ज़हीन और सबसे बढ़कर इंतहाई खतरनाक हद तक ऑब्जर्वेंट था। वो सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीख रहा था, वो इंसानों को पढ़ना भी सीख रहा था। और यही चीज बाद में उसे आम सिपाहियों से अलग करने वाली थी। पहले सिपाही, फिर दस्ते का सालार और फिर एक ऐसा नाम जो जंग के नक्शों पर मुस्तकिल जाहिर होने लगा। मगर उस वक्त मशरकी इस्लामी दुनिया अपने सबसे खतरनाक दौर में दाखिल हो चुकी थी। मशरक से एक ऐसी आफत उठी थी जिसने शहरों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया था, सल्तनतों को जड़ से उखाड़ कर खंडरात में तब्दील कर दिया और लाखों इंसानों को तारीख के अंधेरे में धकेल दिया। और उस आफत का नाम था मंगोल, जिनकी क़यादत चंगेज खां कर रहा था। ये सिर्फ एक कौम नहीं थी, ये चलती फिरती तबाही थी। ये वो लोग थे जो शहर फतह नहीं करते थे, शहर मिटा देते थे। उनके घोड़े जहां से गुजरते वहां खेत राख बन जाते और नस्लें खत्म हो जाती। चंगेज खां के बाद ये तूफान मजीद फैल गया और फिर उस तूफान की एक नई शक्ल उभरी, चंगेज खां का पोता हलाको खान। उसने खुद समरकंद से इराक तक बर्बादी फैला दी, हशाशीन के कोहिस्तानी किलों को सफाए हस्ती से मिटा दिया। और फिर वो हवा जिसने पूरी इस्लामी दुनिया की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, बगदाद बर्बाद कर दिया गया। वो बगदाद जो सदियों तक इल्म, खिलाफत, ताकत और तहजीब का मरकज था, मंगोलों के घोड़ों तले आ गया। शहर जल गया, कुतुब खाने दरियाए दुजला में फेंक दिए गए, इल्म की रोशनियां बुझा दी गई और अब्बासी खिलाफत जो सदियों से कायम थी, जमीन बौस हो गई। कहते हैं कि दरियाए दुजला का पानी कई हफ्ते तक स्याह और सुर्ख रहा। स्याह किताबों की स्याही से, सुर्ख इंसानों के खून से। और ऐन उस वक्त जब दुनियाए इस्लाम तबाह बर्बाद हो रही थी, दश्ते कपचाक का एक नौजवान यानी बीबरस आहिस्ता आहिस्ता एक इंतहाई मुहलिक शिकारी में तब्दील हो रहा था। बीबरस ने मंगोलों को इंतहाई करीब से देख रखा था,
क्योंकि वो खुद भी सहरा की तहजीब से आया था, इसलिए वो जानता था कि खाना बदोश मंगोल लश्कर कैसे हरकत करता है, हमला किस वक्त किया जाता है और कौन सी पसपाई दरअसल हकीकतन पसपाई नहीं होती। मगर मसला सिर्फ मंगोल नहीं थे, दूसरी तरफ सलीबी ताकतें भी मौजूद थीं। नाइट टेम्पलर्स थे, फ्रांसीसियों के किले थे, शाम और फलस्तीन में सलीबी असर अब भी मौजूद था। यानी एक तरफ मंगोल तूफान, दूसरी तरफ सलीबी पंजा और दरमियान में मिस्र। हलाकों की फतूहात के बाद शाम लरज रहा था, शहर खौफ में थे, लोग भाग रहे थे और मंगोलों के नाम से ही दरवाजे बंद हो जाया करते थे। और ऐन उस वक्त तारीख में बीबरस किसी चीते की तरह नमूदार हो रहा था। हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, बीबरस की तबीयत किसी खूनखार शेर से मुशाबा थी। इसमें खौफ नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। लपकना, झपटना और एक लम्हे में फैसला करके अमल कर गुजरना इसकी आदत थी। वो अपने रास्ते में हायल हर रुकावट को रेजा रेजा करके निकल जाने वाला शहसवार था। चुनाचे बीबरस ने एक दलेराना फैसला किया और यह फैसला तारीख के सबसे बड़े टकराव में बदलने वाला था। एक ऐसा मैदान जहां 40 साल से नाकाबिले शिकस्त समझी जाने वाली ताकत पहली बार वाकई अपने अंजाम से मिलने वाली थी, और उस मैदान का नाम था ऐन जालूत। 40 साल से दुनिया पर छाई हुई एक आफत का सामना अब बीबरस से होने वाला था। लोहे से लोहा टकराने का वक्त अब आ चुका था। बगदाद की बर्बादी के बाद मंगोल लश्कर शाम में दाखिल हो चुके थे और उनकी कयादत कतबोगा नवियान के हाथ में थी। यह निहायत सफ्फाक शख्स था। चंगेज खान के दौर से मंगोल लश्कर का कमांडर था। गुज़श्ता 100 साल से दुनिया के लिए मुसीबत बने हुए हसन बिन सबा के बातनी गिरोह के किलों को इसी कतबोगा नवियान ने मंगोल घोड़ों तले रोन डाला था। 3 अगस्त 1259 जब मंगोलिया में खाकान मंगो खान की मौत की वजह से हलाको खान को कराकरम वापस जाना पड़ा, तो उसने अपने उसी खूनखार सालार कतबोका को शाम में तैनात करके हुक्म दिया कि मिस्र को भी बिल्कुल वैसे ही बर्बाद किया जाए जैसे बगदाद को तबाही से दो चार किया गया था। मंगोल गुज़श्ता 40 बरस से नाकाबिले शिकस्त थे। बीबरस जानता था कि मंगोल अगर मिस्र तक पहुंच गए तो फिर इस्लामी मशरिक की आखिरी बड़ी दीवार भी गिर जाएगी। इसलिए उसने इंतजार करने की बजाय खुद मंगोलों पर हमला करने का फैसला किया। वो मिस्र से निकला, लश्कर साथ लिया और फलस्तीन की उस सरजमीन की तरफ बढ़ा जहां तारीख का धारा तब्दील होने वाला था। 3 सितंबर 1260 दोनों लश्कर मौजूदा फलस्तीन के मकाम ऐन जालूत में आमने सामने आए। एक तरफ वो मंगोल थे जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे, और दूसरी जानिब बीबरस जिसने पीछे हटना सीखा ही नहीं था। मंगोल सिपह सालार कतबोका इस्लामी लश्कर को निहायत हिकारत से देख रहा था, मगर दूसरी जानिब बीबरस के जहन में पहले ही जंग का पूरा नक्शा तैयार था। वो मंगोलों की सबसे खतरनाक जंगी चाल तूलगमा से अच्छी तरह वाकिफ था, यानी दुश्मन को झूठे दबाव, हमले और मसनूई पसपाई के जरिए फैलाकर चारों तरफ से काट डालना। और बीबरस ने फैसला कर लिया था कि आज मंगोलों की अपनी चाल उन्हीं पर उल्टी जाएगी। उसने निस्बतन कम तजुर्बाकार दस्तों को कल्बे लश्कर में रखा ताकि वो मंगोल दबाव बर्दाश्त ना कर पाए और पसपा होने लगे, जबकि इंतहाई तरबियत याफ्ता दस्ते एक मखसूस मकाम पर घात लगाकर बिठा दिए। नकारा जंग पर चोट पड़ी, घोड़े दौड़े और दोनों लश्कर पूरी कुव्वत से एक दूसरे से टकरा गए। शुरू के हमलों में मंगोल हमेशा की तरह खौफनाक लग रहे थे। उनकी तलवारबाजी, उनकी रफ्तार, उनकी घोड़ सवारी, सब कुछ वही था जिसने 40 साल से दुनिया को लर्जा रखा था। इस्लामी लश्कर के कम तजुर्बाकार दस्ते ये दबाव बर्दाश्त ना कर पाए और पीछे हटने लगे। सफ़ें डिंगाने लगी थीं और कतबोका के चेहरे पर वही मगरूर इत्मीनान आ गया। उसने हुक्म दिया कि पसपा होते हुए इस्लामी लश्कर का ताक़ुब किया जाए, मगर यही वो लम्हा था जिसका बीबरस इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मंगोल कल्बे लश्कर के ताक़ुब में काफ़ी आगे निकलने के बाद उस मखसूस मकाम पर पहुंचे, बीबरस ने महफूज घात में छुपे हुए तरबियत याफ्ता सिपाहियों को इशारा कर दिया, और फिर बिल्कुल वही हुआ जो मंगोल दूसरों के साथ किया करते थे। घात में छुपे हुए बर्बर और तुर्क दस्ते अचानक दोनों अतराफ से निकलकर मंगोलों के पीछे पहुंच गए। भागता हुआ कल्बे लश्कर भी वापस पलटा और पलटते ही हमलावर हो गया। कतबोगा ये देखकर हैरान रह गया कि बीबरस ने बिल्कुल वही चाल अपनाई थी जो खुद मंगोल अपनाया करते थे। उसने कोशिश की कि मंगोल लश्कर संभल सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ से तलवारें चमक और बरस रही थीं। बहादुरों के जंगी नारे गूंज रहे थे। घोड़ों की टापों से जमीन कांप रही थी। ठीक उसी वक्त बीबरस के महफूज तीर अंदाज दस्ते नमूदार हुए और मंगोल सफ़ों पर कयामत बरसने लगी।
तीरों की सनसनाहट फजा को पाश पाश कर रही थी और ऐन जलूद का मैदान मंगोलों की लाशों से भरना शुरू हो चुका था। कतबोगा ने मंगोल लश्कर की बर्बादी देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से एक सूडानी फौजी ने कमंद फेंककर उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। कतबोगा के नीचे गिरते ही सूडानी और बर्बर फौजियों ने उसे ठोकरों पर रख लिया और रस्सियों से जकड़कर घसीटते हुए बेबर्स के पास ले गए। शाम तक फतह मुकम्मल हो चुकी थी। 40 साल बाद तारीख बदल चुकी थी। पहली बार दुनिया ने देखा कि मंगोलों को भी शिकस्त दी जा सकती है। बगदाद की तबाही के बाद दुनिया यही समझती थी कि मंगोलों के सामने कोई नहीं ठहर सकता। ऐन जालूद के मार्के ने उस यकीन को तोड़ दिया था और उस मार्के के मरकज में सिर्फ एक नाम था, बेबर्स। बेबरस ने कतबोगा समेत तमाम मंगोल कैदियों को काहिरा के बाजारों में घुमाया और फिर उनके सर काटकर शहर के चौकों और चौराहों में लटका दिए गए। दुनिया हैरत ज़दा थी। सलीबी दांतों में उंगलियां लेकर ये खबर सुन रहे थे। एक नामुमकिन काम मुमकिन हो चुका था। उस शिकस्त की खबर जब मरागा में हलाको खान तक पहुंची तो वो खून के घूंट पीकर रह गया। वही बेबरस जिसका नाम उसने पहले एक लाश के सीने पर देखा था, अब उसी बेबरस ने मंगोल फौज की लाशों से पूरा मैदान भर दिया था। मंगोल तूफान के सामने बंद बांधने के बाद बेबरस की तलवार का रुख अब सलीबी ताकतों और नाइट टेम्पलर्स की तरफ हो चुका था और मंगोलों का गुरूर तोड़ने वाला ये शिकारी अब उनकी तरफ मुड़ने वाला था। मार्का अल मंसूरा, 8 फरवरी 1250 ईस्वी। फ्रांस का बादशाह लुई नहम अपनी सलीबी शान के साथ मिस्र पर चढ़ाया। हजारों सवार, भारी जरा बख्तर और साथ ये यकीन कि मिस्र ज्यादा देर नहीं ठहर सकेगा। मगर मुकाबले में बेबरस था जो शतरंज की बसात की तरह पूरी जंग चलाता था। बेबरस ने अल मंसूरा शहर को जानबूझकर सुनसान और कमजोर दिखाया। गलियां खाली, रास्ते खुले, जैसे मुसलमान पसपा हो चुके हों। सलीबियों ने उसे कमजोरी समझा और यही लम्हा उनकी तबाही का आगाज था। जैसे ही हरावल सलीबी दस्ता शहर में दाखिल हुआ, दरवाजे बंद थे लेकिन मकानों की छतें जिंदा हो गईं। तंग गलियों में सलीबियों के घोड़े फंसे और जरा बख्तर बोझ बन गई। ऊपर से तीरों की बारिश और दाएं बाएं से बेबरस के लश्कर की तलवारें। सलीबियों का फतह का हुरूर एक साथ में कत्लगाह बन चुका था। और इस जंग की सबसे अहम बात कि खुद शहंशाह फ्रांस शाह लुई का सगा भाई रॉबर्ट ऑफ अर्थवा जंग में मारा गया। बेबरस ने शहर को ही जहन्नम जैसा मैदान जंग बना दिया था। अल मंसूरा के बाद लुई के पास न फौजी ताकत रही, न खुराक, न वापसी का रास्ता। उसने पसपाई की कोशिश की मगर बेबरस जख्मी शिकार को भी जाने नहीं देता था। वो बराबर ताक़ुब में लगा रहा। सलीबी फौज सुकड़ती रही, बीमार होती और भागती गई और आखिरकार यूरोप का मुकद्दस चेहरा, सलीब का सबसे बड़ा नाम, शहंशाह फ्रांस शाह लुई नहम बेबरस के हाथों कैद हो गया। दुनिया ने शायद पहली बार देखा था कि सलीबी ताकतों का कोई सिपह सालार नहीं बल्कि खुद शहंशाह जिंदा गिरफ्तार हो गया था। ये सिर्फ एक शिकस्त नहीं बल्कि पूरी सलीबी दुनिया के गुरूर पर मोहर थी। उसके बाद सुल्तान बेबरस ने सलीबी किलों की बारी लगानी शुरू कर दी और यहाँ भी उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ तलवार नहीं थी, उसकी रफ्तार थी। वो एक जगह से निकलता, खबर फैलती कि शुमाल जा रहा है और फिर अचानक जनूब में हमला कर देता। दुश्मन इमदाद मांगता, यूरोप को खत लिखता, फौज जमा करने की कोशिश करता और तब तक बेबरस अगला किला तोड़ चुका होता। 1265 ईस्वी में केसारिया गिरा, फिर अरसूफ गिरा, फिर एक एक करके वो किले गिरने लगे जिन्हें सलीबी सदियों से नाकाबिले तस्खीर समझते आए थे। वो तारीख का हैरत अंगेज किरदार था। उसकी चालें इतनी हैरत अंगेज थीं कि दिमाग मौफ होकर रह जाता था। तराबलस में उस वक्त अफरीस बोहीमैन की हुकूमत थी। सुल्तान बेबरस एक रोज तराबलस के सामने नमूदार हुआ और मुहासरा कर लिया, लेकिन चंद रोज बाद मुहासरा उठा लिया। कोई नहीं जानता था कि सुल्तान बेबरस अब कहां जाएगा। उसने लश्कर के 3 हिस्से किए और 3 अलग किलों पर हमला कर दिया। लेकिन हैरत की बात है कि ये किले भी सुल्तान का टारगेट नहीं थे। ये तीनों लश्कर भी एक रोज अचानक उन किलों के सामने से गायब होकर सुल्तान के पास पहुंच गए और फिर सुल्तान अचानक अंताकिया के सामने नमूदार हुआ। ये था बेबरस का असल टारगेट और यही वो शहर था जिसे सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी भी फतह नहीं कर पाए थे। शहर में 1 लाख फरंगी लश्कर था। शदीद लड़ाई के बाद सुल्तान बेबरस ने उस शहर पर कब्जा कर लिया और लश्कर इस्लाम कमंदे डालकर शहर में दाखिल हो गया। सुल्तान का अचानक किसी जगह नमूदार होना, फिर वहां से किसी और जगह का रुख करके रास्ते में सिमत तब्दील करके कहीं और नमूदार हो जाना, ये ऐसी नफसियाती चालें थीं जो दुश्मन को पागल कर देती थीं। उसने जासूसी का ऐसा जाल बिछाया
کہ دشمن کی خبر اکثر دشمن سے پہلے اسے ملتی تھی۔ بازاروں، راستوں، درباروں، قلعوں، ہر جگہ اس کی آنکھیں اور کان موجود تھے۔ خبر اس زمانے میں تلوار سے کم ہتھیار نہیں تھی، اور بیبرس یہ بات دوسروں سے بہتر جانتا تھا۔ مگر ہر عظیم شکاری کی طرح اس کی کہانی کا اختتام بھی غیر معمولی تھا۔ 1277 عیسوی، وہ سال جب تاریخ کے اس بے خوف سپہ سالار نے دنیا کو الوداع کہا۔ نہ کسی میدان جنگ میں گرا، نہ کسی دشمن کی تلوار اس تک پہنچی، بلکہ وہ اپنی فتوحات، اپنی حکمت عملی اور اپنی دہشت کی داستانیں پیچھے چھوڑ کر رخصت ہوا۔ وہ شخص جس نے ہلاکو خان کے طوفان کو روکا، جس نے لوئی نئے آف فرانس کو جھکایا اور جس نے صلیبی قلعوں کو زمین بوس کیا، آج دمشق میں آرام کر رہا ہے۔ مگر بعض لوگ مر کر بھی ختم نہیں ہوتے، وہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں، اور بیبرس ان میں سے ایک تھا۔ وہ سپہ سالار تھا، مگر شکاری بھی تھا، رفتار میں چیتے جیسا اور ہیبت میں ببر شیر کی مانند تھا۔ اور سب سے بڑھ کر وہ اس وقت کھڑا ہوا جب عالم اسلام 3 اطراف سے گھیرے میں تھا، جب بغداد جل چکا تھا، جب منگول ناقابل شکست لگتے تھے، جب صلیبی فلسطین پر قابض تھے، اور جب پوری اسلامی دنیا کو محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اب مکمل تباہی ان کا مقدر ہے۔ تب بیبرس نمودار ہوا اور تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔